गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, अभी तक हम लोग इस चैप्टर में कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, और उसमें हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं पालमपुर गांव की आर्थिक क्रिया, पालमपुर गांव की संरचना यानी जनसंख्या और उसका जनसंख्या का वितरण, फिर उसके बाद हम लोग देखें उत्पादन के कारक, आर्थिक क्रियाएं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं। उसमें भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। यहाँ तक आप लोग देख लिए। फिर इसके बाद आगे चले थे हम लोग। उत्पादन, इस भूमि का स्वभाव कैसा होता है? स्थिर। स्थिर भूमि पर हमें उत्पादन को अगर बढ़ाना होगा तो उसके कितने तरीके हैं? 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका बहुविधि फसल प्रणाली और दूसरा तरीका था कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। पहले में बहुविधि का मतलब हुआ कि किसी भी भूमि पर एक साल में 1 से अधिक फसल का अगर उत्पादन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुविधि फसल प्रणाली। ठीक है, दूसरा जो तक आया था तरीका भारत आधुनिक तकनीक का प्रयोग, यानी खेती में नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अब यहाँ देखिए, समझना है आपको कि भारत में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब से शुरू किया गया। ठीक है, 1960 ये विभाजन रेखा है देश के लिए, कृषि के लिए। 1960 के दशक से पहले यानी 1960 से पूर्व में भारत में किस तरीके से खेती होती थी? परंपरागत। कौन तकनीक से होता था? परंपरागत या पुराने टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत में क्या होती थी? खेती। 1960 के इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया 1960 के बाद। ठीक है, ये विभाजन रेखा है 1960। 1960 के बाद भारत में 1960 के दशक में यानी 1960 से 70 के बीच में भारत में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया? आधुनिक तकनीक का। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। पुराना तकनीक और नया तकनीक दोनों में मुख्य अंतर क्या था? खेती के लिए जो मुख्य कारक है, पहला कारक क्या आता है? बीज। ठीक है, पुराने जमाने यानी 1960 के दशक से पहले जो हमारे यहाँ खेती होती थी पूरे भारत में। ठीक है, पालमपुर एक गांव सिर्फ काल्पनिक है और ये कहानी भारत के सभी गांवों का एक समान रूप से बराबर है। चाहे उत्तर प्रदेश का गांव हो, बिहार का गांव हो, बंगाल का गांव हो, किसी भी राज्य का गांव हो, उसकी कहानी कैसी है? पालमपुर की जैसी। ठीक है, पुराने तकनीक में बीज कैसा इस्तेमाल करते हैं हम लोग? घर का बीज। घर का बीज का मतलब हुआ ऐसा बीज जो पिछले साल हम पैदा किए, यानी गेहूं लगाए थे, वो गेहूं उपजा, गेहूं के पैदावार को कुछ हिस्सा हम खा गए, कुछ हिस्सा जरूरत के अनुसार बेच भी दिए और उसी का कुछ हिस्सा बचा के रख लिए बीज के रूप में, ताकि अगले साल उसका इस्तेमाल हम बीज के रूप में कर सकें। तो पुराने तकनीक में कौन सा बीज इस्तेमाल होता था? घर का। दूसरा चीज आता है सिंचाई। कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्टर है उसमें सिंचाई का बहुत बड़ा रोल है। बिना सिंचाई के हम कृषि उपज पैदा नहीं कर सकते हैं। तो सिंचाई में किसका उपयोग करते थे? रेहट का। रहट हो गया, आहर हो गया, आहर, पोखरा, नाम सुने ऐसा? पाइन। आहर मतलब खेतों के बीच में जो बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया गया, उसमें बरसाती पानी जाके इकट्ठा हो गया। पोखर जो है गांव के आसपास जो खोदा जाता था, पीने के भी काम आता था, मवेशियों की भी जरूरत होती थी और खेती के लायक भी होता था। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके हम खेती करते थे। तीसरा जो था उर्वरक एवं कीटनाशक। उर्वरक जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जमीन में जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते। अगर किसी चीज का हम लगातार इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वो पोषक तत्व क्या होता है? कम होने लगता है। तो पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भूमि का उसमें उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने समय में उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे? गोबर के खाद का। गोबर के खाद यानी गोबर को, खरपतवार को, घास उसको सड़ा गला के उसको हम लोग
खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे और उस खाद को खेतों में डालते थे ताकि हमारा पैदावार बढ़ सके। ठीक है। कीटनाशक के रूप में नीम के पत्ते हो गए, नीम के पत्तों को पानी में डाल के सड़ा दिया जाता था। नीम का पत्ता तीखा होता है और पानी में 2-4 दिन जब वो रह जाता था, यानी पूरी पत्ती से कड़वाहट पानी में आ जाती थी, फिर उस पानी को हम लोग जिस पौधे पे कीट होता था उस पर छिड़काव करते थे। ठीक है। फिर चौथा चीज जो आया कृषि यंत्र। कृषि यंत्र आया। कृषि यंत्र का मतलब है कि खेती में जिस यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी खेती करने के लिए जो जो साधन, ऐसा साधन जिसका इस्तेमाल हम एक से अधिक बार कर सके, वो सब कृषि यंत्र हुए। जैसे हल बैल हुआ, क्या था कृषि यंत्र में? हल बैल। मुख्य रूप से हम लोग हल बैल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। थ्रेसर उस समय तो था नहीं, तो मनुष्य जो था अपने से गेहूं काटे, गेहूं को दौवे, यानी उसे निकाले, गेहूं को दौनी करके, दौनी समझ रहा है? ठीक है। धान को दौनी करे तो धान निकाले, यानी उसमें किसी मशीन का या औजार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है। थ्रेसर की जगह है मानव अपने से करते थे, मानवकृत था। मानवकृत का मतलब है कि मनुष्य जो काम स्वयं कर रहा है। ठीक ना। मानव धान लगा भी रहा है, धान की मड़ाई भी कर रहा है, मड़ाई मतलब दौनी कर रहा है। ठीक ना। गेहूं की दौनी कर रहा है, पटा कर रहा है, पीट रहा है, जाके पौधे में से उसके फसल को हम निकाल सके, उसी को मड़ाई कहते हैं, या हम लोग के यहाँ देहात में क्या बोलते हैं, उसको दौनी कहते हैं। ठीक है। तो ये था पुराना तकनीक, और पुराने तकनीक का इस्तेमाल होने के कारण भारत में अनाज का जो उत्पादन था वो क्या होता था, काफ़ी कम होता था, जो हमारे देश की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता था। और अनाज के लिए हम क्या थे, विदेशों पर निर्भर हो जाते थे। भारत जो था उस समय किस पे निर्भर हो जाता था? विदेशों से अनाज खरीदने पर। ठीक है। धान जो मुख्य खाद्यान्न की फसल है, धान हुआ, गेहूं हुआ, ये जो मुख्य खाद्यान्न की फसलें हैं, इसके लिए हम लोग कहाँ आश्रित थे? विदेशों से। विदेशों से खरीद के मंगाना पड़ता था, आयात करना पड़ता था उसका। ठीक ना। और इसी आयात के क्रम में आप सुने होंगे अमेरिका से हम लोग एक बार मंगाए थे हरित क्रांति से पहले, क्या? गेहूं और मक्का। और अमेरिका ने हमें कैसा दिया था? जो वहाँ के जानवरों के खाने योग्य था वो चीज़ भारत को दे दिया। क्यों? उस समय हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ था और अनाज को हमारे देश की सख्त जरूरत थी। ठीक है। उसके बाद स्थितियाँ बदली और ये कहानी शुरू होती है मैक्सिको से। अमेरिका का एक पड़ोसी देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, मैक्सिको की कहानी भी कैसी थी? भारत जैसी। वहाँ भी पुराने तकनीक से खेती होता था। तो मैक्सिको के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग। उन्होंने क्या किया कि गेहूं के बीज में परिवर्तन किया, यानी उसके जीन को चेंज किया। जीन चेंज करने के बाद गेहूं का ऐसा बीज विकसित किया गया जो अधिक से अधिक उपज दे सकता है। ठीक ना। तो उस बीज का इस्तेमाल हमारे देश में भी शुरू किया गया और उसको शुरू कराने वाले भारत में कौन थे? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत के जो कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उनके सहयोग से मैक्सिकन बीज का उसी तरह से बोरलांग साहब को भारत बुलाया गया। फिर भारत का भौगोलिक अध्ययन किए और भारत के अनुरूप उन्होंने स्वामीनाथन साहब के साथ मिलकर नया बीज तैयार किया। ठीक ना। उस बीज को हम लोग क्या नाम दिए? HYV बीज। HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी। इसका हिंदी अर्थ था उच्च उत्पादकता वाले बीज। और इसको हम शॉर्ट में अभी जो हमारा बोलचाल का भाषा है उसमें हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बीज। ठीक है। हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया गया। ठीक। सिंचाई के लिए क्या किया गया? नलकूप का इस्तेमाल किया गया। क्यों? 1960 से पहले भारत में बिजली इतना नहीं था। बड़े शहरों में बिजली होती थी, गांव देहात जहाँ खेती होता था वहाँ बिजली का अभाव था। तो 1960 के बाद सरकार ने क्या किया? गांवों तक बिजली पहुंचाने का प्रयास किया और जिन गांवों में बिजली पहुंचा वहाँ पर जो है नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था शुरू की गई। उसी दशक में भारत में बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाए गए। भाखड़ा नागल से लेकर जितने बड़े बड़े दामोदर घाटी परियोजना और भी बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है, 8 क्लास में पढ़े थे आप लोग बहुउद्देशीय परियोजना, ऐसी परियोजना जिससे एक परियोजना से कई तरह के काम मिले।
तो उससे क्या निकाला गया, नहरों का नहर निकाला गया, नदियों पे बांध बनाया गया, बांध बना के क्या निकाला गया, नहर, नलकूप आ गया, नहर आ गया। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी उन्नत होती गई, फिर डीजल पंप आ गया, डीजल पंप देखे आप लोग, डीजल पंप आ गया, उससे सिंचाई होने लगा, बिजली नहीं तो डीजल पंप से सिंचाई कर लीजिए, जहां नहर की व्यवस्था है नहर से हो जाएगा। फिर और भी साधन, अब तो ट्रैक्टर, जनरेटर, किसी से भी आप पानी निकाल सकते हैं, पानी अगर स्टोरेज कहीं से खींच सकते हैं पाइप से, ठीक है। तो सिंचाई के लिए मुख्य रूप से नलकूप और नहर का इस्तेमाल शुरू हो गया। उर्वरक के रूप में क्या आ गया, रासायनिक उर्वरक, क्या आ गया, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। रासायनिक उर्वरक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा खाद जो गोबर से नहीं बनाया जाता है, किससे बनता है, रसायन, केमिकल से। फैक्ट्रियों में केमिकल से जो खाद बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक। अब जैसे हो गया यूरिया, नाम सुने हैं, यूरिया हो गया, यूरिया का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके अलावा बहुत सारे और रासायनिक उर्वरक फैक्ट्रियों में बनने लगे और उनका इस्तेमाल खेतों में शुरू किया गया। फिर चौथा है कृषि यंत्र, हल बैल का स्थान कौन ले लिया, ट्रैक्टर। अब जो है हल बैल खोजने पर भी गाँव में नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का नजर आ गया, कोई पर्सनल रखा है तो ठीक है, नहीं तो अब सारे खेती किससे हो रहे हैं, ट्रैक्टर से, ठीक है। जो व्यक्ति अपने से धान को दौता था, गेहूं को दौता था, उसके जगह पे क्या आ गया, थ्रेसर, थ्रेसर आ गया, हार्वेस्टर आ गया। हार्वेस्टर देखे हैं, बड़ा मशीन होता है, धान उनके खेत में, गेहूं के खेत में उसको लगा दिया गया, बहुत ऊंचा होता है गाड़ी और उसी पे बैठ के चला रहे। अब तो इतने टेक्नोलॉजी उन्नत हो गए भारत में, अभी चूंकि हमारे यहाँ जमीन का आकार जो होता है छोटा छोटा खेत होता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में जहाँ कृषि फॉर्म है वहाँ पे आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक आदमी उस मशीन को चलाता है, वही काटेगा, वही दबेगा और वही बोरा में पैक करके आप पीछे डाल देगा। यानी एक आदमी पूरा खेत को काट पीट के बराबर करके अनाज को इकट्ठा कर लेगा। चूंकि वहाँ खेत जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे होती है, यानी बहुत सारे जमीनों को मिला के लंबा जमीन बना दिया गया और लंबे जमीन में बड़े मशीन को चलाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और छोटा छोटा टुकड़ा में अगर हम मशीन चलाएंगे तो चल नहीं पाएगा, उसके लिए लंबा लेंथ चाहिए। तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर आ गया। अब यहाँ देखिए, भारत में 1960 के बाद जब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, बीज के रूप में HYB बीज, सिंचाई के लिए नलकूप और नहर, खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में रासायनिक उर्वरक, फैक्ट्रियों से बने हुए खाद, और यंत्र के रूप में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर का जब इस्तेमाल किया गया तो उत्पादन कितना बढ़ गया, 2 से 3 गुना। अगर मान लीजिए पहले 5 किलो उत्पादन होता था, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 10 से 15 किलो। समझ में आ गया, यानी भारत में जो पैदावार होता था वो कितना बढ़ा, 2 से 3 गुना। अब जो है ये जो अनाज में वृद्धि हुआ, पैदावार में जो वृद्धि हुआ, इसी को नाम क्या दिया गया, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। समझ में आ गया। कृषि में जब आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके खेती किया गया तो उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ गया। इसी वृद्धि को क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति। समझ में आ गया। हरित क्रांति का मतलब क्या हुआ कि जब हम खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके खेती किए तो हमारा पैदावार 2 से 3 गुना बढ़ गया और इसी वृद्धि को नाम दिया गया क्या, हरित क्रांति। ठीक है। अब इस आता है, इसमें जो चीज आपको मुख्य रूप से समझना है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है। तो जब ये शुरू में हरित क्रांति यानी 60 के दशक में लाया गया तो एक साथ पूरे देश में लागू नहीं किया गया। ठीक है। इसको नमूना के तौर पे 3 राज्यों में पहले इसको लागू किया गया ताकि ये देखा जाए कि क्या असर पड़ता है उत्पादन पे। तो पहला राज्य कौन था, पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों के रूप में क्या चलाया गया, पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट इसको बोला जाता है। पायलट का मतलब क्या होता है कि कुछ जगह पे, सीमित जगह पे टेस्ट करना, ठीक ना, कि क्या असर हो रहा है उसको। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हमें बढ़ाना हो तो उसका छोटे रूप में इस्तेमाल प्रयोग करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हरित क्रांति के लिए क्या किया गया,
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 राज्यों को चुना गया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और जब इस विधि से खेती किया गया तो गेहूं का उत्पादन भारत में तेजी से बढ़ गया। अब फिर उसी का इस्तेमाल भारत के दूसरे राज्यों, जो कृषि प्रधान जितने भी राज्य थे, उन राज्यों में इसको विस्तार किया गया। विस्तार होने के चलते भारत अनाज के मामले में आज क्या हो गया? आत्मनिर्भर देश हो गया। आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि भारत चाहे तो पूरी दुनिया को 6 महीने तक आराम से अनाज की सप्लाई कर सकता है खाने पीने के लिए। पूरी दुनिया में भी अकाल पड़ जाए तो भी भारत के खाद्य भंडार जो हैं वो 6 महीने तक का स्टॉक पूरी दुनिया को खिलाने की क्षमता रखते हैं। और 1960 के पहले क्या था? हम दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगाते थे, खरीद के लाते थे। ये रहा किसका प्रभाव? हरित क्रांति का। समझ में आ गया? हरित क्रांति क्या हुआ? कृषि में जब हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग किए तो उस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ गया। इसी वृद्धि को नाम दिया गया क्या? हरित क्रांति। इसको छोटा नाम दे दिया। अब कहेंगे आधुनिक तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में 2 से 3 गुना वृद्धि हुआ। अब उसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया गया? हरित क्रांति। क्यों हरित क्रांति कहा गया? क्योंकि पौधा किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और पौधे से जब उत्पादन बढ़ा तो उसको नाम दे दिया गया क्या? हरित क्रांति। इसी तरह से दूध का जब भारत में उत्पादन बढ़ा तो उसको क्या नाम दिया गया? श्वेत क्रांति। ठीक है। टमाटर का उत्पादन बढ़ा तो क्या नाम दिया गया? लाल क्रांति। ठीक है। सरसों का, तिलहन का उत्पादन बढ़ा तो उसको नाम क्या दिया गया? पीला क्रांति। पीला क्रांति। इसी तरह जिस फसल का जैसा रंग, ठीक है, वैसा उसका नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बताता है क्रांति का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा सुधार। समझ में आया? क्रांति का मतलब क्या होगा? वहां मारपीट थोड़े और क्रांति होगा। उसमें क्या होगा कि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुधार लाया। आता है सिल्वर क्रांति। अंडा में, अंडा का रंग कैसा होता है? चांदी की तरह। तो सिल्वर क्रांति किस में आया? अंडा में। ये सब चीज आगे आपको कंपटीशन में काम आएगा। ठीक ना? लाल क्रांति, पीला क्रांति, हरा क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन जो अभी पढ़े आप जितने भी। ठीक है। श्वेत क्रांति हुआ। भारत में श्वेत क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? गुजरात के आनंद शहर से। कौन सा कंपनी शुरू किया? अमूल। भारत में जो अभी आप अमूल का ब्रांड खाते हैं, ये अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। किसानों ने मिलकर एक संगठन खड़ा किया, अपने दूध को इकट्ठा करके ले जाके वहां रखा, एक मशीन लगाया, शीतलन यंत्र लगाया, जहां दूध को ठंडा किया गया, पैकेट में डाला गया, दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए। और ये अमूल गुजरात से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया? पूरे देश में। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा उदाहरण बना अपने देश में। ठीक ना? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से। और गुजरात के किस जगह से? आनंद एक जिला है, उसी जिला से जहां पे अमूल की शुरुआत हुई थी। ठीक ना? यहां तक आप क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझने में किसी को डाउट है? नहीं। अब यहाँ एक चीज आप जान लीजिएगा, फ्यूचर में आपको एक कभी जब आप कंपटीशन देने जाइएगा तो एक चीज आपसे पूछा जाएगा वहां पे। ठीक ना? 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। हम लोग जो पढ़ेंगे, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने क्लास तक उसको सीमित रखेंगे, उसको आगे भी ले जाएंगे। अब ये असर तो पूरे भारत में देख लिए। अब हरित इसका देख लीजिए। पुराने परंपरागत खेती से जब पालमपुर में खेती की जाती थी, यानी पालमपुर गांव में खेती की जाती थी, तो गेहूं का उत्पादन कितना होता था? 1300 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है। और जब आधुनिक तकनीक से खेती किया गया तो कितना हो गया? 3200 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है। उत्पादन बढ़ा कि घटा? उत्पादन बढ़ गया ना? किससे बढ़ा? किसके कारण से बढ़ा? हरित क्रांति के कारण बढ़ा। हरित क्रांति कैसे आया? हरित क्रांति कैसे आया? भारत में जब आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया तो उससे क्या आया भारत में? हरित क्रांति। और आज हम लोग खा के आराम से जो घर में सो रहे हैं वो इसी क्रांति का देन है। नहीं तो भारत अनाज के मामले में क्या होता? आज भी दूसरे देशों पर निर्भर रहता। भारत पूरी दुनिया में हरित क्रांति लाने वाले कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग। कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको के। भारत में हरित क्रांति लाने वाले कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
ठीक है। क्वेश्चन आता है, आगे जाइएगा कंपटीशन में, तो पूरा हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार? जो आधुनिक तकनीक के प्रयोग से जब खेती की गई तो उत्पादन बढ़ा, तो इसका नाम कौन दिया हरित क्रांति? वो थे विलियम गैड। क्या नाम था उनका? विलियम गैड ने उत्पादन में इस वृद्धि को क्या नाम दिया? हरित क्रांति। सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किए थे, ठीक ना। विलियम गैड ने सबसे पहले इस उत्पादन वृद्धि को क्या नाम दिया? हरित क्रांति, ठीक है। अब आगे देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ था। अब बोरलांग साहब कैसे लाए थे? देखिए, दुनिया एक चीज याद रखिएगा, कृषि में जो परिवर्तन हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसमें दुनिया के 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसका नाम अभी लिख दे रहे हैं, यहां तक तो समझ गए आप लोग। 2-3 व्यक्ति को हमेशा याद रखना है। पूरी दुनिया को आज अगर भर पेट भोजन मिल रहा है तो उसमें दुनिया के 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला, गेहूं के लिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग, ठीक है। और धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर गुरुदेव खुश। ये भारत के कृषि वैज्ञानिक थे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, उस अनुसंधान केंद्र के ये वैज्ञानिक थे। और पूरी दुनिया में आज अगर चावल का उत्पादन बढ़ा है तो इसी व्यक्ति के कारण। और ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे? भारत के। क्या नाम था इनका? डॉक्टर गुरुदेव खुश, ठीक है। पूरी दुनिया को गेहूं को पैदावार बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग साहब का। तो चलो, दुनिया की 2 महान हस्तियों जिसने पूरी दुनिया को आज अनाज से पेट भरा, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।